प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इस पर लिखा है 31 मार्च। ये आपकी क्वेश्चन लिक्विडेशन चैप्टर का है ना, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, बीकॉम थर्ड, ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो 31 मार्च 2019 को एक सीमित कंपनी, लिमिटेड कंपनी, जिसकी चिट्ठे में प्रदर्शित पूंजी यानी जो शेयर कैपिटल है वो आपके 4,50,000 रुपये थी और हानि थी 5,07,500 रुपये की। तो ऑब्वियस हमने ये बात कही थी, कंपनी जब बंद होती है इसका मतलब उसके लॉसेज जो होते हैं उस कारण से वो बंद होती है। ऐच्छिक समापन में चली गई यानी वॉलेंट्री लिक्विडेशन उसका हो गया है। तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन उसका 31 मार्च 2019 को हुआ। आगे वो लिखती है, इस तिथि को उसकी संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण निम्न प्रकार से था। संयंत्र यानी प्लांट जो है वो स्टॉक और डेटर जिनके पुस्तक मूल्य वसूल हुए 3,45,000 रुपये, तीनों का मिला के है। तो यहाँ पे देखो प्लांट, स्टॉक, डेटर, इन सब का कितना पैसा मिला, 3,45,000। कैश यानी रोकड़ 5,000 है। उसके बाद में लेनदार यानी क्रेडिटर उसके 1,60,000 के थे तो वो आपके दे दिया। चल प्रभार अधिकार वाले 8% ऋण पत्र 2 लाख रुपए के थे जिन पर 6 माह का उपार्जित ब्याज है, ठीक है, यानी बकाया है ब्याज 6 मंथ्स। आगे लिखता है, ऋणपत्रों का 30 सितंबर 2019 का देय ब्याज राशि सहित भुगतान कर दिया गया। तो कौन सी डेट है, सितंबर तक है ना, 30 सितंबर है 2019। हम क्लोजिंग कब कर रहे हैं इसकी, प्रश्न में क्लोजिंग की डेट क्या लिखी हुई है, 31 मार्च है क्या, सही है ना। चलो आगे, तो उसके वो कहता है कि मार्च के बाद के भी अपने को है 6 महीने का ब्याज देना है। उस तिथि को लेनदारों को भी प्रथम तथा अंतिम लाभांश का भुगतान किया गया यानी लेनदार का पेमेंट कर दिया गया। 20,000 रुपए के लेनदार पूर्वाधिकार थे, प्रेफरेंशियल कितने थे, 20,000। तो टोटल ऊपर 1,60,000 था, उसमें से वो कहता है 20,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा, क्रेडिटर फॉर 20,000 वर प्रेफरेंशियल, द रेस्ट अनसिक्योर्ड। बाकी जो थे वो असुरक्षित थे, अनसिक्योर्ड थे, लिस्ट ई आप जिसको हम बोलते हैं। समापन व्यय यानी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपए के हुए थे और निस्तारक को यानी लिक्विडेटर को 2% मिलता है, वसूल की गई राशि पर 2% रोकड़ को सम्मिलित करते हुए। तो हमने कहा ना कि हमें जो रेम्यूनरेशन होता है ना इसका लिक्विडेटर का, वो इसमें लिखा हुआ है कि जितना भी वो कलेक्ट करेगा संपत्तियों को बेचकर उस पर 2% लेना है, जिसमें रोकड़ को भी इंक्लूड करना है यानी कैश को इंक्लूड करते हुए लेना है, तथा असुरक्षित लेनदारों निस्तारक के अंतिम हिसाब का विवरण को वितरित की गई राशि पर। तो असुरक्षित लेनदार यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए, उनको जो पेमेंट किया जाएगा, वितरित मतलब पेमेंट होता है कि राशि पर 1% पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। आपको क्या करना है, निस्तारक के अंतिम हिसाब का विवरण बनाइए, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ लिक्विडेटर, ये अपने को बनाना है। तो सेकंड पार्ट जो हमारा क्वेश्चन था, रूल्स में हमने 2 तरह के क्वेश्चन देखे थे, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और ये हो गया आपके लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ये। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट बेस पे अपने बनेगा। तो ये क्वेश्चन अपने को देखना है, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए टेबल बनानी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह चलेगा। तो ये इतनी एक टेबल चल जाएगी। ऊपर आप लिख दें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये अपने को बनाने के लिए प्रश्न में कहा गया है।
इसमें सबसे पहला काम हमारा होता है कि रिसिप्ट साइड लिख ली जाए। तो रिसिप्ट साइड यहाँ पे इस तरफ आ जाएगी, तो इधर लिख दे रिसिप्ट, रिसिप्ट्स, और इधर आता है यहाँ आपके पेमेंट्स। तो रिसिप्ट में नंबर 1 प्लांट, स्टॉक और डेटर, 3 मिला के हैं। तो प्लांट, स्टॉक और डेटर, ये 3 है। तीनों मिला के वो कहता है 3,45,000 के हैं। 3,45,000 इसमें आ जाएगा। और कैश और है तो वो 5,000 दे रखी है। तो रिसिप्ट के नाम पे एसेट से कुल इतना ही पैसा रिसिप्ट होने वाला है ना। और कुछ होना नहीं है, तो इधर का टोटल तो लिख दो भले आप, कितना हो जाएगा 3,50,000, 3,50,000। अदर कोई रिसिप्ट है नहीं तो इधर खाली रहना है। पेमेंट जब हम लेंगे तो पेमेंट हमें सीक्वेंसिंग फॉलो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आएगा। तो सबसे पहले आप लिखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, या कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जिसको बोलते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना दे रखा है 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए दे रखे हैं। अब इसके बाद में अपने को नेक्स्ट क्या लेना है, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। तो यहां पे लिखेंगे लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन में सबसे पहला काम हमारा होगा कि उसे 2% ऑन रिसिप्ट देना है। प्राप्तियां जो उसको हुई ना, उस पर 2% देना है, और उसमें प्राप्तियों में कैश को शामिल करना है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ था। तो टोटल 3,45,000 रुपए तो उसको एसेट से मिले, 5,000 कैश हो गई, तो टोटल 3,50,000। उस पर 2% उसको कमीशन देना है। तो यहां पे लिखेंगे 2% ऑन किसका है 3,50,000, कितना हो जाएगा 7,000। आप चाहें तो उसे अंदर लिख लें, चाहे तो बाहर लिख दें, कोई इश्यू नहीं है, दोनों में ही चलेगा। उसके बाद में अब पेमेंट पे भी इसको देना है, तो उसके लिए हमेशा 2 लाइनें छोड़ दिया करो, फिक्स रूल है। अगर आपको पेमेंट्स पे भी अगर कमीशन देना है तो 2 लाइनें एटलीस्ट आपको छोड़नी ही चाहिए। तो आप 2 लाइनें पूरी छोड़ दो, बल्कि तीसरी लाइन भी छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो। क्लियर? ये जगह छोड़नी पड़ेगी अपने को, क्योंकि अभी आपको ये थोड़ी पता है कि कितना पेमेंट हो रहा है, क्योंकि वो पेमेंट तो तब तक करोगे ना जब तक आपके पास कैश रिसिप्ट है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लाइनें अपने को छोड़ देनी है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जब आप लिक्विडेटर को दे देते हो तो उसके बाद में आपका पेमेंट, नेक्स्ट पेमेंट जो होता है वो होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इसमें कितने हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो वो आपके 20,000 है। ओके, अब प्रश्न में आप देखो, पढ़ो, लिखा हुआ है, लाइन पढ़ना थोड़ा सा, मैं पढ़ देता हूं। 1% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल भी शामिल होते हैं। कोई दिक्कत इस बात को, अगर आप में सुना मेरी बात, मैंने क्या कही, सुना ही नहीं, दोबारा से सुन। मैं ये कह रहा हूं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी शामिल होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी तो उनकी भी नहीं है। सिक्योर्ड तो वो है जिसके लिए हमने कोई एसेट्स गिरवी रखी हुई हो, प्लेस्ड हो, तो प्लेस्ड तो नहीं है। तो ये 20,000 भी अनसिक्योर्ड है ना। तो इस पे अगर आप अनसिक्योर्ड को जितना पेमेंट करोगे, प्रश्न में लिखा है, उस पे 1% कमीशन देना है। और आप ये भी समझ लें, इस पूरे प्रश्न में ये जो कमीशन निकालते हैं ना, वो ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी तो सीधा सीधा चलेगा। तो यहां पे लिखेंगे 1% ऑन 20,000। तो प्रेफरेंशियल को पेमेंट कर दिया 20,000 का, जिसको पेमेंट करते जाओ कमीशन लेते जाओ, तो कमीशन दे दिया, 1% इसका हो गया 200 रुपये। अब उसके बाद में प्रश्न में डिबेंचर है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में किसको पेमेंट करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को करते हैं। लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया।
और उसके बाद में लिस्ट डी होता है, जो पिछले सवाल में हमने सीखा था। तो डिबेंचर, तो डिबेंचर होल्डर जो है उसकी 2 लाख रुपए तो उसकी लोन है, प्लस 6 महीने का ब्याज और देना है, क्योंकि जो दे रखा है प्रश्न में वो तो 31 मार्च तक का दे रखा है, जबकि प्रश्न में लिखा है कि सितंबर तक का आपको डिबेंचर का ब्याज देना है। तो मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 6 महीने का ब्याज और देना है। तो डिबेंचर कितना परसेंट वाला है? 8%। तो कैलकुलेट करना 2 लाख का 8% 6 महीने के लिए, 2 लाख का 8% 6 महीने के लिए। ठीक है, सही है। 16,000 होता है पूरे आपके साल भर का, तो आधा कर देंगे तो ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं आपको तो एक बार, 2 लाख इंटू 8% इंटू 6/12, ये इंटरेस्ट हो जाएगा जो यहां पे प्लस हो जाएगा। यानी टोटल आपको डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कितना करना है? 2,08,000। इस पेमेंट पे कोई कमीशन देना है क्या? तो उसका आंसर है नहीं सर, नहीं देना है, क्योंकि कमीशन जो 1% देना है वो लिखा हुआ है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करना है। तो अनसिक्योर्ड को तो नहीं है, ये तो डिबेंचर होता है, ये अनसिक्योर्ड में नहीं आता, क्रेडिटर में नहीं आता। अब आपके पास पैसा कितना बचा, पहले उसका स्टेटस देखो। तो 3,50,000 टोटल आपके पास रुपए थे, उसमें से अब तक जो पेमेंट हुए, जिसमें से 7,000 और 200 ये भी घटा देना जो अंदर लिखे हुए हैं, कितना रुपए बचा? 1,12,800 रुपए आपके पास बचे। लेकिन क्रेडिटर ज्यादा है इससे। क्रेडिटर टोटल दे रखा था प्रश्न में, देखो कितना है, 1,60,000। उसमें से 20,000 का हम पेमेंट कर चुके हैं प्रेफरेंशियल के नाम पे, तो अब कितना बचा? 1,40,000। पैसा कम है। क्लियर? जितना हमें पेमेंट करना है ना अनसिक्योर्ड, उससे पैसा हमारे पास कम बचा है। तो ऐसी स्थिति जब भी कभी आएगी तो पहले उसको अपना कमीशन देना है। किसको? लिक्विडेटर को, क्योंकि वो उससे सबसे पहले है, पहला वो अपना रखेगा, और फिर जो बचेगा वो किसको देगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, जितना भी बचा उसको दे देगा। तो उसके लिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ लिक्विडेटर कमीशन। तो लिक्विडेटर कमीशन के लिए आपके पास बैलेंस कितना बचा है बच्चों? 1,12,800, 1,12,800 रुपए ही बचे हैं। क्या मुझे आप लिखा सकते हो कि ये कैसे लाए आप? 3,50,000 में से क्या घटाया था? एक साथ बता दो भाई, टोटल कितना पेमेंट कर दिया, उसकी टोटल करी होगी ना आपने? 2,37,200 इतना पेमेंट आप अब तक कर चुके हो। तो बैलेंस आपके बचा 1,12,800। ठीक है, तो अब इस 1,12,800 में दो चीजें इंक्लूड हो गई है। इसमें से उसे अपना कमीशन भी लेना है, और खुद का जो कमीशन लेने के बाद जो बचेगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे देगा। तो इसमें परसेंटेज, इसको कितना परसेंट देना है कमीशन? हाँ बेटा, 1%। तो 1/101 होगा। बस ये इतनी सी गणित याद रखनी है, क्योंकि जब आपका कमीशन और रेस्ट अमाउंट दोनों एक साथ हों, ये जो 1,12,800 है, 1,12,800 है, इसमें दोनों है ना, इसमें से ही कमीशन देना है और इसमें से ही अनसिक्योर्ड है। तो जब दो चीजें एक साथ शामिल हो तो परसेंटेज बट्टे 100 प्लस परसेंटेज फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो 1% देना है तो 1/101 कितना आता है? 1,117 कर दो, ये आपके कमीशन आ गया। इसे अपने ऊपर मेन सवाल में लिख देना है। अच्छा, तो फिर रेस्ट अमाउंट कितनी बचेगी? रेस्ट अमाउंट
तो 1,12,800 में से आप 1,0117 रुपये दे देंगे। 1,11,683 ये रुपए आपको किसको देने हैं? ये तो हो गया कमीशन और ये हो गया क्रेडिटर। तो सही है ना? दोनों का हमने अलग अलग निकाल लिया और पैसे समाप्त हो गए, और जहां पैसे समाप्त वहां सवाल समाप्त। तो ऊपर सवाल में ले जाओ इसको, ये आपके यहां पे आएगा। सबसे पहले 1% ऑन कितना है वो अमाउंट? हाँ, 1,11,683। 1,11,683 इसका 1% है सीधा, और उसका कितना था? 1/101 था। समझ गए? इस अमाउंट का तो सीधा 1% है, और जो नीचे कैलकुलेट किया था उसका 1/101 था। तो इसलिए यहां पे चूंकि हम सीधा लिखना चाहते हैं तो 1% सीधा आएगा 1117। आप चेक कर लो, ये देखो 1116.83 आता है, तो 17 हो गया ना, ये इसलिए। अब तीनों की टोटल बाहर लिखो, कितनी आती है? 8,317 हो गया। अब जो पेमेंट करना है वो किसका है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। वो भी हमने कैलकुलेट कर रखा है वर्किंग नोट से। कितना है? वर्किंग नोट से कितना लिया था? 1,11,683। ठीक है, और इधर का टोटल लगाएंगे तो टोटल बराबर आएगा 3,50,000। बस ये इतना ही क्वेश्चन है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अच्छे से समझ में आता है? आसान है। रिसिप्ट लिखनी है, पेमेंट की सीक्वेंसिंग ध्यान में रखनी है, और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस भी कर लो आप, जो आपके डाउट है वो ये, हमने कहा कि जितना अमाउंट अनसिक्योर्ड को पे होगा उसका 1% होगा। ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, देख लो। समझ गए? वर्किंग नोट में हमने 1,12,800 लिखा था क्योंकि उसमें दोनों जुड़े हुए थे। अब हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। अच्छा किया ना? सारी चीज़ें मैच भी होगी और सही भी है। अनसिक्योर्ड को जितना पेमेंट हुआ तो 1,11,683 हुआ, और उसका 1% लेना है, तो ये देखो 1% है, इसलिए ऐसे लिखा है। अगर आप ये कहते हो सर हम नीचे जो लिखा है वो ही यहाँ पे लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। बस मेरा वो आप लोगों को बताना है कि किताब में ऐसे लिखते हैं, पर उससे भी सवाल तो गलत होता नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1% करके आप ये लिखते हो कि 1,12,800 इंटू 1/101, तो भी आंसर तो ये आएगा 1,117, और नीचे भी लास्ट में आंसर वही आएगा जो आपके लिखना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे मन में इतनी देर से क्वेश्चन था तो मैंने इसलिए इतनी बात कही है। और क्लियर? अब सेटिस्फेक्शन? वैसे भी कर सकते हैं, मन को पढ़ लेते हैं बच्चों। अनुभव इतने सालों में यही सीखा है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2019। वो भी स्वेच्छा से समाप्त हो रही है। द बैलेंस शीट इन इट्स बुक्स ऑन दैट डे वॉज एज फॉलोज। इस प्रकार से है। इसमें आपके दे रखा है प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, इसमें वो आपके हैं 4 लाख रुपए के। उसके बाद में इक्विटी शेयर है वो 8 लाख रुपीस, टोटल 12 लाख। फिर कंटिन्यू मतलब आगे प्रश्न देखो, तो ये लो अगले पेज पे आ जाते हैं। इसमें आपके दे रखा है सब्सक्राइब्ड, ऊपर तो थी ऑथराइज्ड थी शायद, है ना? सब्सक्राइब्ड में प्रेफरेंस शेयर 4 लाख पूरा ही सारा सब्सक्राइब्ड हो रखा है और फुल्ली पेड अप भी है।
इक्विटी शेयर में वो कहता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली कंडीशन आती है। तो 3000 इक्विटी शेयर जो है उसमें 80 रुपये है और 5000 इक्विटी शेयर है उसमें 70 रुपये पेड है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 3000 रुपये जिनके शेयर हैं उनसे 20 रुपये लेने हैं अभी, अनकॉल्ड है, और 5000 जो शेयर है उस पर 30 रुपये अभी अनकॉल्ड है। चलो, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट लॉस आ रहा है, ऑब्वियस है कंपनी बंद इसीलिए हो रही है क्योंकि लॉस आ रहा है। वाइंडिंग अप का मुख्य कारण यही होता है, लगातार घाटा खाए, इससे अच्छा बंद ही कर दे तो ठीक है। उसके बाद में सिक्योर्ड लोन, जिसमें वो लिखता है 5% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज 2 लाख रुपए का है। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बराबर? वाह। क्रेडिटर 3 लाख रुपीज और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000। तो ये इसका डिबेंचर का इंटरेस्ट भी अभी बाकी है चुकाना। और ये कौन सी डेट को है? 31 मार्च 2019, जिस दिन ये बैलेंस शीट बनी उस दिन का बाकी है इतना। तो अगर मान लो समापन और पीछे होता है तो उतना ब्याज उसको देना पड़ेगा। आगे एसेट्स पार्ट जो है उसमें लिखता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और उसके बाद में इशू शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर होता है तो इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है फिक्टिशियस एसेट्स की। उसके बाद में स्टॉक, डेटर, लोन और कैश, ये 6 एसेट्स हैं जिनसे पैसा आ सकता है ना। शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो ये खर्चा तो हो चुका है, खर्चे से कोई पैसा वापस आता है क्या? नहीं आता है ना, इसीलिए फिक्टिशियस एसेट से कोई रिकवरी नहीं होती, इसीलिए नहीं लेते। ये फिक्टिशियस एसेट्स है, ये जो इशू एक्सपेंसेस है ना वो। अब आगे क्या कहता है, इसमें लिखता है द लिक्विडेटर is entitled to a commission of 3% on actual cash realized by him। उसके पास जितनी भी वो कैश रियलाइज करेगा उसको लेना है, एक्सेप्टिंग कैश एट बैंक, यानी इस बार कैश एट बैंक को उसने कहा उस पर कमीशन में नहीं लेना है। तो लैंग्वेज चेंज अपने आप समझ में आता है। 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और 2% उसे इक्विटी शेयर होल्डर को जितना पेमेंट करेगा ना उस पे मिलेगी। तो यहाँ पे भी चेंज है, पिछले प्रश्न में कहा था कि अनसिक्योर्ड को जितना पेमेंट करेगा उस पे मिलेगा 1%, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स लेता है। तो चेंज हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर तक प्रश्न जाएगा, ये भी बात समझ में इसमें आ जाती है। क्रेडिटर इंक्लूड्स, क्रेडिटर में क्या क्या जुड़े हुए हैं वो इसमें लेता है। वो कहता है लेनदारों में पूर्वाधिकार लेनदार 40,000 रुपए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है वो कितने हैं? 40,000 के हैं। भूमि और भवन पर सुरक्षित ऋण, ये सिक्योर्ड हो गया, किससे? लैंड एंड बिल्डिंग से 1 लाख सम्मिलित है, यानी क्रेडिटर 1 लाख के ऐसे हैं जो सिक्योर्ड हैं इन्वेस्टमेंट से। लिस्ट बी जिसको हम बोलते हैं, ये लिस्ट बी का पार्ट है। भूमि और भवन पर लेनदार द्वारा बेची गई, भूमि और भवन लेनदार द्वारा बेचे गए, मतलब जो उनके पास गिरवी थी ना, तो उसको बेचने का काम भी क्रेडिटर ने खुद नहीं किया, किसी पे भरोसा किया नहीं उसने कहा मैं बेचूंगा। तथा निस्तारक ने उसके आधिक्य को वसूल किया, जो लिक्विडेटर है उसने क्या किया कि जो क्रेडिटर थे, आप ऊपर देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू देखो, सबसे पहला काम ये करो। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है प्रश्न में? 2,50,000 की है, जबकि गिरवी तो कितने के लिए है? 1 लाख के लिए। तो उसने बेचा, किसने? क्रेडिटर ने बेचा 2,50,000 रुपए में, 1 लाख उसने अपना काट लिया उसमें से कि ये तो मेरा है। बाकी जो सरप्लस अमाउंट थी वो किसको दे दी? लिक्विडेटर को दे दी। ये इतनी सी बात है। आगे पूर्वाधिकार अंश लाभांश गत 2 वर्षों से बकाया है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है वो आउटस्टैंडिंग चल रहा है। समापन पर इस बकाया राशि का स्वतः भुगतान होना है, यानी अपने को पेमेंट उसका भी करना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का। संपत्तियों से निम्नलिखित धनराशि वसूल हुई, यानी ये चीजें अमाउंट हमें प्राप्त हुई।
लैंड एंड बिल्डिंग से पुस्तक मूल्य से 20% अधिक, यानी लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो बुक में दे रखी है 2.5 लाख, पर 2.5 लाख नहीं मिला, 20% अधिक मिला है। कैलकुलेटर दबाओ थोड़ा सा। 3 लाख रुपए मिला है, तो 3 लाख में से 1 लाख वो ले लेगा, 2 लाख उसको दे देगा। स्टॉक पुस्तक मूल्य से 5% अधिक, स्टॉक 5% एक्स्ट्रा है, स्टॉक इज 5% मोर, याद रखना है। प्लांट एंड मशीनरी और देनदार पुस्तक मूल्य से 10% कम पर, यानी प्लांट एंड मशीनरी और डेटर जो है वो बुक वैल्यू से 10% कम वैल्यू पे लेने हैं। और ऋण पूर्ण रूपेण अप्राप्य है, जो लोन है उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, डूब गए वो पैसे। लोन जनरली छोटे छोटे लोन सालों को दे देते हैं, साले को दिया तो वो जिस दिन दिया वहीं डूब गया था, वो कंपनी डूबी इसी कारण से। लिखा नहीं है वो तो हमें पता है ये बात, जेठालाल ही होते हैं सारे। समापन के व्यय 18,480 रुपए थे, यह मानते हुए कि भुगतान 30 जून 2019 को किया गया। निस्तारक के अंतिम हिसाब का विवरण बनाइए। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अपने को इसमें बनाना है। आंसर ये आएगा तो देखेंगे। स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन को। आंसर 8 नंबर क्वेश्चन। कई बच्चों क्लास में सवाल नोट तो कर रहे हो ना? कल ऐसी सिचुएशन आई कि सर आप वीडियो अपलोड तो करेंगे, तो क्वेश्चन नोट नहीं किया कि घर जाके कर लेंगे। ऐसा मत करना प्यारे बच्चों। क्लास की पढ़ाई क्लास की एफिशिएंसी से होगी। ये आपके टेबल बना लेते हैं, ये इतनी सी। आप देखिए टेबल छोटी सी बनती है, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब ही नहीं है। हेडिंग लिख दो, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इधर आपके रिसिप्ट आएगी, इधर आपके पेमेंट्स आएंगे। ओके, तो सबसे पहले एक एक करके पहले रिसिप्ट पूरी करनी होती है। पैसा आएगा तो दोगे, सबसे पहले पैसा एक एक करके लेना है। इस बार वैल्यू बढ़ा बढ़ा के लिखनी है। सबसे पहले आप ले लो लैंड एंड बिल्डिंग का। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? तो यहां पे लिखता हूं मैं लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें आपके 20% प्लस करके लेना है। तो 2,50,000 में 10% प्लस करेंगे 3 लाख आएगा। अंदर की तरफ लिखना है। अंदर इसलिए लिखना है क्योंकि ये गिरवी थी किसके पास? क्रेडिटर के पास। तो लेस क्रेडिटर 1 लाख रुपए गिरवी के थे, उसको चुका दिए। तो लिक्विडेटर को कितना मिला? और ये खाता किसका है? समझ में आ गई बात? ऐसा क्यों? आगे अगला पार्ट है स्टॉक कितना है, उसमें प्लस कितना करना है। तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 प्लस 5% है, तो इसमें प्लस 5% लेना है। तो कितना हो गया? 1,26,000। अगला स्टॉक के बाद में प्लांट एंड मशीनरी P&M, ये माइनस करना है क्या? माइनस 10% करके लेना है। कितना होता है? 4,95,000। उसके बाद में डेटर, तो डेटर्स भी अपने को ऐसे ही करने हैं, माइनस 10% करके लेना है। तो माइनस 10% करने के बाद में 2,25,000 आपकी अमाउंट आ गई है। कोई दिक्कत करे बच्चों? लोन सारे ही डूब गया तो उससे कोई पैसा आएगा नहीं, तो वो लिखना भी नहीं है, क्योंकि वो रिसिप्ट ही नहीं होगा, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है इस खाते में। तो अब उसके बाद इधर की टोटल
नहीं लगाएंगे। ठीक है, पिछले प्रश्न में हमने तुरंत टोटल लगा दी थी, इस बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब अनपेड कॉल्स हों यदि प्रश्न में, तो टोटल नहीं लगाते इधर की, क्योंकि अनपेड कॉल्स का समापन पे नियम ये है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो उनसे पैसे लिए जाएंगे, तो इसलिए इस कॉलम को बंद किया नहीं जा सकता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है, अब हम पेमेंट की तरफ आ जाते हैं। पेमेंट में लिक्विडेशन का खर्चा कितना है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस सबसे पहले लिखा जाता है, जो सबसे लास्ट में दिया हुआ था 18,480, 18,480। उसके बाद में लिक्विडेटर रेमुनरेशन ये लेना है। तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन जो है वो कितना है? कितना? सबसे पहले 3% लेना है ऑन रिसिप्ट, तो 3% ऑन रिसिप्ट। इसमें बैंक बैलेंस लिखा नहीं क्या आप लोगों ने? लिखना है ना रिसिप्ट की तरफ। बैंक का बैलेंस कितना था? नीचे एक लाइन छोड़ के लिख देना। बैंक का टोटल कितना है? 50,000। और यहां तक का ऊपर का टोटल लगाना तो बेटा एक बार, यहां तक का 10,46,000 पूरा। हमने इसकी दो हिस्से इसलिए कर दिए कि 10,46 पे तो कमीशन निकालना है, 50,000 पे कमीशन देना नहीं है। पर बैंक था एसेट्स में, बोलना चाहिए था, है ना, याद रखना है, पैसा तो रिसिप्ट में है ये। 3% ऑन 10,46,000 कितना होता है? 31,380। चलो, अब अपने को इसमें देना है 2% और देना है। किस पे? इक्विटी शेयर पे। इस बार क्रेडिटर नहीं है, तो क्रेडिटर नहीं हो तो दो लाइनें छोड़ने की बजाय एक लाइन से भी काम चल सकता है। तो 2% ऑन जगह छोड़ दो, बाद में आएगा क्योंकि लास्ट में जाएगा। अब पेमेंट अगला किसको करना है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। एज अ सीक्वेंस ही चल रहा है देखो, तो यहां लिखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के हैं प्रश्न में दिया हुआ है क्या? 40,000 के हैं, तो यहां पे लिखो गिवन है 40,000। चलो बहुत बढ़िया है। आगे प्रेफरेंशियल की बात में डिबेंचर का नंबर आता है ना? तो डिबेंचर बताओ। डिबेंचर होल्डर फिक्स सीक्वेंस है बच्चों। तो डिबेंचर होल्डर का खुद का पैसा कितना है? 2 लाख प्लस 10,000 का ब्याज तो बैलेंस शीट में दिखा रहा है, प्लस समापन कौन सी डेट को हो रहा है? लिखा हुआ है, पढ़ के बताऊं? सवाल में लिखा हुआ है ना, 30 जून को क्लोजिंग हो रही है। तो मार्च की तो बैलेंस शीट थी, तो मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून 3 महीने का 2 लाख पे ब्याज और निकालो। तो प्लस कितना हो जाएगा? 2,500 इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख दो 3 मंथ। ये अपने को और जोड़ना है इसमें, कितना हो जाएगा? 2,12,500। कोई दिक्कत कर बच्चा? डिबेंचर में पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, उसमें 6 महीने बाद में क्लोजिंग थी, इसमें 3 महीने बाद में क्लोजिंग है बैलेंस शीट की डेट के। तो डिबेंचर को लास्ट तक ही ब्याज देना ही होता है, लीगल लाइबिलिटी होती है। जब तक आप ये नहीं दोगे आप शेयर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? मैंने लिख दिया है 2,500, कैलकुलेशन कर ली सभी ने। 2 लाख इंटू कितना परसेंट है डिबेंचर पे? कितना? 5/100 इंटू 3/12 लिखना है, 3 महीने का लेना है। ओके डन। बैलेंस शीट में दिया हुआ है।
दिखाऊं? थैंक यू। तो आगे क्या लिखता है, अब अपने को पेमेंट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, टोटल बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिया हुआ है, बैलेंस शीट में तो टोटल क्रेडिटर दे रखा था 3 लाख, मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, 3 लाख। इसमें से प्रेफरेंशियल 40,000 घटा दो, अभी कहां, प्लस सिक्योर्ड 1 लाख, दोनों घटेगा ना। 40,000 तो प्रेफरेंशियल था, और 1 लाख जिसने लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखी हुई थी वो भी तो था, दोनों लेस होंगे। तो अब कितना बचा, उसको भी पैसा दे दो, 1,60,000। क्योंकि इस प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर को जो पेमेंट होगा उस पे कमीशन दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये मानो कि पैसा बहुत है तभी तो इक्विटी शेयर तक पहुंचेंगे, तो अपने चलने दो गाड़ी। अनसिक्योर्ड हो गया, अब ले प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल देनी है इनकी, तो कैपिटल है इसकी 4 लाख की, प्लस 2 साल का डिविडेंड देना है, 2 ईयर डिविडेंड। तो 1 साल का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज देखो कितनी लिखी हुई है, 6% लिखी हुई है, और 4 लाख का 6% कितना होता है, 24,000। 1 साल का, तो 2 साल का, तो यहां पे लिखो 48,000, 2 ईयर का। तो टोटल पेमेंट हो जाएगा 4,48,000 प्रेफरेंस शेयर। अब जो बचा वो किसका है, इक्विटी शेयर का। बैलेंस निकालो, इधर का टोटल अब कर लो, क्योंकि पैसा बच गया, लेना तो है ही नहीं, तो इधर का टोटल हो जाएगा 10,96,000। इधर का भी टोटल तो यही आएगा, 10,96,000। कितना पैसा बच गया, कितना, हाँ यहां पे लिखो कमीशन कैलकुलेशन। तो कमीशन कैलकुलेशन जो है ना, जिसको हम रेम्युनरेशन बोलते हैं, आप रेम्युनरेशन लिख दो, रेम्युनरेशन। तो वो आपके है, बचा कितना बैलेंस, 1,85,640 रुपए बचे। अभी जो गणित निकाली ना, रिसिप्ट में से अब तक के सारे पेमेंट घटा दें तो ये अमाउंट आएगी, इनटू कितना, 2% देना है, तो 2/102। क्यों, क्योंकि इसमें 2 हिस्से इंक्लूड है, 3,640। ये तो हो गया रेम्युनरेशन। तो पेमेंट कितना करोगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट होगा 1,85,640 में से कमीशन घटा देंगे 3,640, तो बचेगा 1,82,000। आंसर दिया हुआ था ना, कहां दिया था, सवाल पढ़ते समय ऊपर दिया हुआ था। हो गया बच्चों यहां तक। अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि सर ये 1,85,640 कहां से आया, तो वो एक बार हाथ ऊपर कर दे। ठीक है, ये जितनी भी इधर टोटल है ना 10,96,000, उसमें से यहां तक के, कॉपी में डबल लाइन लगा ले यहां पे, यहां तक का जो पेमेंट है ना वो लेस कर देना है अपने को। ठीक है, जिसमें ये भी आएगा, अंदर वाला भी लेना है। अब कैलकुलेटर पे जब ये करोगे तो निश्चित रूप से ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब आगे, तो आ गया दोनों चीजें। यहां पे लिखो 2% ऑफ 1,82,000 कितना होगा, 3,640, और टोटल बाहर लिख दो इसकी, कितना हो जाएगा, 35,020। और यहां पे आप लिखेंगे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर, वो हमने नीचे कैलकुलेट कर रखा है 1,82,000 रुपए। अब आप टोटल दोनों तरफ इक्वल आएगी, रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट होता है, बस ये इतनी गणित है और कुछ है ही नहीं इसमें। कोई दिक्कत है, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा।